नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लास में हम सर्जरी सॉरी जो न्यूट्रिशन अपना टॉपिक है उसे समाप्त कर चुके हैं। ठीक है। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। तो जो कि आपके फिजियोलॉजी में भी, एनाटॉमी में भी और गायनेकोलॉजी में भी, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो टॉपिक है, ये अपने तीन तीन सब्जेक्ट में कॉमन टॉपिक होता है। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। ठीक। तो नर जनन तंत्र की हम बात करें तो जो नर जनन तंत्र है, इसके जो अंग है, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग किसे कहा जाता है? टेस्टिज को। ठीक है। और टेस्टिज को किस नाम से जाना जाता है? वृषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो प्राथमिक जनन अंग क्या हो गए अपने? अगर नर जनन तंत्र की हम बात करें तो वो हो गए इसमें टेस्टिज। ठीक है। टेस्टिज की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? दो। वृषण की जो संख्या है वो कितने होते हैं? लेफ्ट और राइट। ठीक। अब दूसरी टर्म है अपनी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक जनन अंग। ये क्या होता है? द्वितीयक जनन अंग। ये होता है वृषण कोश, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो जो टेस्टीज होते हैं ये वृषण कोश के अंदर ही स्थित होते हैं। ये एक त्वचा का बना हुआ थैलीनुमा संरचना होती है। स्क्रोटम क्या है? त्वचा का बना, ठीक है, और कैसा है? थैलीनुमा संरचना। थैलीनुमा संरचना। और इसके अंदर, स्क्रोटम में ही, ठीक है, इसी में वृषण या टेस्टीज स्थित रहते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गए प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। ठीक है। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार के अंग और होते हैं जिनको हम बोलते हैं सहायक जनन अंग। ठीक है। तो यहां पर हमने उनके नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है। तो चलो यहां बात करते हैं हम। सहायक जनन अंग की बात करें हम, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग हो गए, द्वितीय जनन अंग हो गए, और तीसरे नंबर के क्या होते हैं अपने? सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग के अंतर्गत कुछ ग्रंथियां आती हैं, जिसमें से सबसे पहले है शुक्राशय। शुक्राशय को ही हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल। इसका मुख्य काम क्या है? शुक्राशय यानी शुक्राणुओं का आशय। शुक्र शब्द किसके लिए है? शुक्राणुओं के लिए। शुक्राणु, और आशय का मतलब हो गया घर, तो शुक्राणुओं का घर।
ठीक है, जबकि शुक्राणु बनते कहां पर हैं, टेस्टिज के अंदर। तो ये तो हो गया शुक्राणु भर यानी शुक्राशय। और शुक्राणु बनते कहां पर हैं, निर्माण कहाँ होता है शुक्राणुओं का, निर्माण होता है वृषण के अंदर या टेस्टिज के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे थोड़ी डिटेल में हम किस तरह से बनते हैं, कहाँ है। दूसरा जो सहायक अंग है वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये शुक्राशय की गर्दन के पास स्थित होती है। ठीक है, आगे स्थिति वगैरह के बारे में सभी के बारे में बात करेंगे। तीसरी होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो तीसरा सहायक अंग क्या हो गया, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। काउपर्स ग्लैंड या ग्रंथि के नाम से भी हम इसे जानते। क्लियर। तो शुक्राशय हो गया यानी सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि हो गई। इसके अलावा सहायक अंग के अंदर ही हम शिश्न को भी रख देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अपने सहायक जनन अंग। क्लियर। तो अब सबसे पहले अपने कौन सा था, प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत हम किसको शामिल कर रहे थे, वृषणों को, यानी टेस्टिज को हम वहां पर शामिल कर रहे थे। दूसरे थे अपने द्वितीयक जनन अंग, जहां पर हम शामिल कर रहे थे स्क्रोटम को, यानी जो वृषण कोष था। ठीक है, जो त्वचीय संरचना होती है या त्वचा की बनी हुई थैलेनुमा संरचना होती है। तीसरे होते हैं सहायक जनन अंग, जिसमें शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि जिसको हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और शिश्न। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जो टेस्टिज हैं इनकी स्थिति की बात करें। ठीक है, स्थिति कैसी है, ऊर्ध्वाधर, यानी ये अंडाकार संरचना होती है। ऊर्ध्वाधर यानी सीधे खड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, इस तरह से नहीं कि लेटे हुए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मान लो कि ये हो गया आपका, इस तरह से मान सकते हैं कि ये त्वचीय थैलेनुमा संरचना हो गई, वृषण कोश है। ठीक है, और इसी के अंदर ये अंडाकार जो संरचना है, ये क्या हो गए, टेस्टिज हो गए। ठीक, और दोनों के अंदर क्या होता है, एक विभाजन के रूप में पट पाया जाता है, जिसको हम सेप्टा कहते हैं। ठीक, अब यहीं पर जो ये टेस्टिज हैं, ये टेस्टिज एक रस्सी नुमा संरचना के द्वारा लटके हुए रहते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से लटके हुए रहते हैं, एक रस्सी नुमा संरचना की सहायता से लटके हुए, कहां पर, स्क्रोटम या वृषण कोश में। इस रस्सीनुमा संरचना को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के नाम से इसे जानते हैं, या इसी को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, क्योंकि वृषण लटके हुए हैं, रस्सीनुमा संरचना है, तो वृषण का, वृषण की रस्सी यानी वृषण रज्जु के नाम से इसे जाना जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड या वृषण रज्जु के नाम से इसे जाना जाता है। क्या है ये, रस्सीनुमा संरचना है, जिसकी सहायता से जो टेस्टिज हैं, ठीक है, ये क्या हो गए, वृषण, ये स्क्रोटम में लटके हुए रहते हैं। ठीक, स्थिति कैसी है, ऊर्ध्वाधर। इनकी वजन की बात करें तो इनका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम तक होता है। चौड़ाई की हम बात करें तो लगभग 5 सेंटीमीटर इनकी होती है। लेंथ की बात करें हम तो ये लगभग कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन स्क्रोटम। टेस्टिज हैं, अंडाकार शेप के होते हैं, वृषण रज्जु या स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से ये जो स्क्रोटम है, ठीक है, वृषण कोश है, उसमें ये लटके हुए रहते हैं। स्थिति ऊर्ध्वाधर होती है, वजन 250 से 300 ग्राम होता है,
चौड़ाई की बात करें, ठीक है, क्या है इनकी 5 सेंटीमीटर। और इनकी जो लेंथ है, यानी एक तरह से ऊंचाई की हम बात करें, तो वो क्या है इसकी, लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इसकी थोड़ी सी एनाटॉमिकल हम बात करें, इसकी जो टेस्टिज है कि किस तरह से इसकी संरचना होती है। जो टेस्टिज है, इसके बाहर से अंदर की ओर मुख्य रूप से 3 लेयर्स से ये घिरा हुआ रहता है। ठीक है। जो टेस्टिज है, ये है बाहर से अंदर की तरफ। मान लो कि ये क्या हो गया, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ये हम एक टेस्टिज हम ले रहे, ठीक है, ये टेस्टिज है। अब इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं। ठीक है। इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, आवरण पाए जाएंगे, जो इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से कवर करेंगे। ठीक। तो इसकी हम बात करें, तो इसमें बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, कहां से, बाहर से अंदर की ओर मुख्य रूप से 3 लेयर्स इसमें पाई जाती हैं, या 3 इसकी परत होती है, या 3 आवरण होते हैं, जिनमें पहले होता है ट्यूनिका वैजाइनेलिस। सबसे बाहर की तरफ की कौन सी है, ट्यूनिका वैजाइनेलिस। और फिर मिडिल वाली है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सर जी। हेलो। और सबसे अंदर जो है वो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सर जी ने क्या घेराव करो, कम दिख रहा है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है, यानी वेस्कुलर टिश्यू है। तो इस तरह से इसमें क्या रहती हैं, ये 3 लेयर्स पाई जाती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इस सर तरह ये से हम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बोल कलर सकते चेंज हैं। कर लीजिए। तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्या है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। हेलो। सर और जी। दूसरी हो गई ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे अंदर की हो गई ट्यूनिका वेजाइनेलिस, अरे सॉरी सर, वेस्कुलोसा। आवाज ठीक नहीं है। आ रही क्या? तो यहां पर भी इस तरह से ही है। तो सबसे बाहर की अपनी ये दूसरे नंबर की, सुनने। और तीसरी नंबर की होती है अंदर की तरफ ये वेस्कुलर टिश्यू वाली। ठीक है, जिसको हम अरे कहते सर। हैं इनका वेस्कुलोसा। सर जी। वेस्कुलोसा की वजह से ये अंदर तक धसी हुई रहती है ये लेयर, जिसकी वजह से जो टेस्टिज है ये खंडों में बट जाता है। जैसे एक खंड ये हो गया, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, लोब। ठीक है, एक खंड ये इस तरह से लोब भी में ये जो है ये बढ़ जाता है। ठीक। अब जो ये खंड हैं, इन खंडों के अंदर, जो टेस्टिज के ये खंड हैं, इन खंडों के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, नलका रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस संरचना को, जो इसके अंदर नलका रूपी संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस नलका। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस नलका। इसके अंदर जो खंड है, जो टेस्टिज के अंदर जो खंडों में बटा हुआ है, उन खंडों के अंदर नलका रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेमनीफेरस नलका। अब ये जो सेमनीफेरस नलकाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंदर की तरफ ये कैसी हैं, अत्यधिक कुंडलित हैं। ये कैसी हो रही हैं, गुड्डुमाड़ हो रही है, यानी वहीं के वहीं क्या है, ये काफी ज्यादा कुंडलित हो रही है। और जैसे ही ये बाहर आ रही है, तो इनकी जो नली है वो कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है। ठीक है। तो अंदर जो खंड के अंदर जो लोब है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, अधिक कुंडलित है वो नल का। ठीक है। लेकिन जैसे ही इस लोब से बाहर निकल रही है, ठीक, अरे वो सही नहीं दिखाई दे रहा है। नलिका सीधी हो हेलो जाती है। अब इसी के बॉस। आधार, जो ये नलका है, इसी के आधार बॉस। पर इस नलका को 2 भागों में हेलो। बांट दिया। ठीक है। अरे बॉस। चलो यहाँ पर नहीं है, इसको अलग से डिस्कस कर। बॉस। तो जो सेमनीफेरस नलका है, अरे अरे सर जी। बॉस। हेलो। हाँ, अब सही दिख रहा हो यार।
सही दिख रहा है। तो सही है। ठीक। टेस्टीज के अंदर स्थित है। ठीक है, जो खंड है उसके अंदर स्थित है। ठीक। सर ये क्लियर नहीं दिख रहा था, इसकी बोल रहे हैं। सहलो सर, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्लियर नहीं दिख रहा था अभी जो आप लिख रहे थे ना। हेलो। अरे बहुत सही दिखाई नहीं दे रहा है जो आप लिख रहे हैं वो। देखने में कोई समस्या आ रही है? हमें साहब ये क्लियर ना दिख पा रहा साहब। हेलो। अनम्यूट रखो मेरा कमी। अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। सुदेश तो पोद्दार। नेटवर्क वगैरह की वजह से कुछ दिक्कत रहती होगी, है ना? है ना साहब, जो तुम लिख रहे हो वो ना दिख रहे हो। आप स्क्रीन के पर्दा को वाइड कर देते हैं जब दिखता है। हाँ। तो जो सेमिनिफेरस नलका है, इसके दो भाग होते हैं। एक तो कुंडलित नलका, और दूसरा हो गया सीधी नलका। ठीक। तो जो कुंडलित नलका है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलाई कॉन्टोर्टाई। ठीक है। तो जो सेमिनिफेरस नलका का अत्यधिक कुंडलित भाग है, वो किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबुलाई कॉन्टोर्टाई। और जो सीधा है, वह जाना जाता है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के नाम से। ठीक है। तो सेमिनिफेरस नलिका का ये वाला भाग जो इस खंड के अंदर है, वो ट्यूबुलाई कॉन्ट्रोटाई के नाम से जाना जाएगा। और जो ये सीधा वाला भाग है, ये किस नाम से जाना जाएगा? ट्यूबुलाई रेक्टाई के नाम से जाना जाएगा। ठीक। अब इसके बाद जो टेस्टिज का ये वाला भाग है, यानी खंडों के आगे की बात करें, इसको कैसे समझेंगे आप? देखो, ये मान लो क्या है अपना स्क्रोटम, हम बात कर रहे थे, क्या था ये? स्क्रोटम था। ठीक। और इसके अंदर क्या उपस्थित थे? ये टेस्टिज स्थित थे, इस तरह से। और बीच में क्या था? सेप्टम वाला भाग आ गया। अब इस सेप्टम के जो बीच में ये वाला भाग है, यानी जो ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं हम मीडिया स्टाइनल। मीडिया स्टाइनम, या स्टाइनल बोल देते हैं टेस्टिज। कौन सा स्थान है ये? मीडिया स्टाइनल टेस्टिज। तो दोनों टेस्टिज के बीच का जो भाग है, वो क्या कहलाता है? मीडिया स्टाइनम टेस्टिज कहलाता है। ठीक है। अब देखो, ये स्थान कौन सा हो गया? मीडिया स्टाइनम टेस्टिज वाला भाग हो गया। ठीक? अब यही इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो पूरा खंडों में बटा हुआ हो गया, है ना? और इसी से क्या निकल रही है? सीधी नलकाएं निकल रही हैं इन्हीं खंडों से। अब देखो, इस तरह से ये बन रहा है। अब ये वाला जो स्थान है, यहाँ पर एक जाल सा बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है? यहाँ पर नलकाओं का एक जाल बन रहा है।
इस तरह से। तो जो सेमनीफेरस नलिकाएं हैं उनका जो सीधा वाला भाग है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये बाहर निकलता है, और बाहर निकल के ये स्थान कौन सा हो गया, मीडिया स्टाइनम टेस्टिज। ठीक है, मीडिया स्टाइनम टेस्टिज वाले भाग में निकल करके ये क्या बना रहा है, एक जाल बना रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेटे टेस्टिज। ठीक है, मीडिया स्टाइनम वाले स्थान की ओर जो ये जाल है इसको क्या बोलते हैं हम, रेटे टेस्टिज। क्या कह रहे हैं हम, रेटे टेस्टिज। अब ये रेटे टेस्टिज इस टेस्टिज से बाहर निकलते हैं नलकाओं के रूप में, 8 से 10 नलकाओं के रूप में, जो रेटे टेस्टिज से बाहर ये जो नलका रूपी संरचनाएं बन रही हैं, ये कहाँ निकल रही हैं, उस टेस्टिज से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो जो मीडिया एक्सटर्नल वाले भाग की ओर क्या हो रहा है, मीडिया एक्सटर्नल वाले भाग की ओर क्या बन रहा है, ये रेटे टेस्टिज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये कहाँ है, टेस्टिज से बाहर निकल रही है नलकाएं, कौन सी, जो 8 से 10 नलकाएं हैं वो कहाँ निकल रही हैं, इस टेस्टिज से ऊपर की ओर। और यहां से बाहर निकल करके ये नलकाओं का अत्यधिक कुंडलित होकर के, यही 8 से 10 नलकाएं क्या है बाद में अत्यधिक कुंडलित हो जाती हैं और एक संरचना का निर्माण करती हैं, जो आपको ये दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के पूरा जो ये वाला भाग है। ठीक है, यहां तक ये कुंडलित हो रहा है, तो ये जो पूरा वाला भाग है जो अत्यधिक कुंडलित नलकाओं का ही बना हुआ है, ये क्या कहलाता है, अधिवृषण, जिसको बोलते हैं हम एपीडीडाइमिस। तो एपीडिडाइमिस और रेटिटेस्टी दोनों के बीच में ये क्या है, 8 से 10 नलिकाएं होती हैं जो अधिवृषण को और रेटिटेस्टीज को जोड़ती हैं। ठीक है, इसको इस तरह से दिखा दें हम, ये 8 से 10 नलिकाएं यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनको बोल देते हैं हम वासा एफरेंसिया। क्या कह देते हैं, वासा एफरेंसिया। और ये जो वासा एफरेंसिया हैं किससे जोड़ने का काम कर रही हैं, अधिवृषण से जोड़ने का काम कर रही हैं। और अधिवृषण क्या है, अत्याधिक कुंडलित नलिकाओं से बनी हुई संरचना होती है, जिसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। देखिए, चलो यहीं पे ले लेते हैं, अधिवृषण। अधिवृषण को हम क्या बोलते हैं, एपीडीडाइमिस। इस अधिवृषण क्या है, ये अत्याधिक कुंडलित नलिकाओं से बनी संरचना। ठीक है, और इसके भाग जो होते हैं अधिवृषण के, 3 भाग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट को बोलते हैं हम हेड, दूसरा बॉडी, और तीसरा होता है इसका टेल। जो मान लो टेस्टिज है, ठीक है, ये अत्याधिक कुंडलित जो नलिकाएं हैं यहाँ पर ये काफी ज्यादा होती हैं, तो ये मोटा वाला जो भाग बनता है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होता है, इसका हेड होता है, एपिडिडाइमिस का। और इसके बाद ये फिर साइज में क्या होता जाता है, छोटा होता चला जाता है ये। ठीक है, और लास्ट में जाकर के ये कुंडलित तो रहता है, लेकिन एक सिंगल नलका के रूप में ये आ जाता है। तो बीच वाला जो ये भाग है जहां पर ये कुंडलित तो है
लेकिन इसकी जो मोटाई है वो कम है। ये स्थान क्या कहलाता है? इसका बॉडी कहलाता है। और जहां पर ये सिंगल नलका के रूप में आ गया लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? इसका टेल कहलाता है, पूंछ कहलाता है। ठीक है। अब जो हेड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपुट एपिडिडाइमिस। कैपुट एपिडिडाइमस। और जो बॉडी वाला भाग है उसको कार्पस एपिडिडाइमस। और जो टेल वाला भाग है उसको बोल दिया जाता है कौड़ा। कौड़ा मीन्स होता है पूंछ। कौड़ा एपिडिडाइमस। ठीक। ये तो बात हो गई अधिवृषण की। तो शुरुआत में जहां ज्यादा कुंडलित है, थिकनिंग ज्यादा है, वो तो कहलाता है कैपुट एपिडिडाइमिस। और बीच में जहां पर थिकनिंग कम है, मोटाई कम है, ठीक है, लंबाई ज्यादा है, वो कहलाता है कार्पस एपिडिडाइमिस। और अंत में सिंगल नलका के रूप में ये आ जाता है लेकिन अत्यधिक कुंडलित होता है, तो वह भाग कहलाता है इसका टेल यानी कौड़ा एपिडिडाइमिस। उसके बाद ये जो एपिडिडाइमिस है, जो कुंडलित नलका थी, ये कैसी हो जाती है? सीधी होकर के ऊपर चली जाती है। ठीक है। अब इसी नलका को हम क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस कहते हैं। ऐसी को क्या बोल देते हैं हम? वासा डिफरेंस। या इसी को हम कह देते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी। ठीक है। देखो, तो वासा डिफरेंसिया हो गई किसके बीच में? रेटिटेस्टिज और अधिवृषण के बीच में। ठीक है। ये इसका हेड वाला भाग हो गया, ये बीच का मिडिल वाला भाग बॉडी हो गया, और अंत में जहां पर ये कुंडलित है अत्याधिक, ये वाला भाग क्या कहलाता है? इसका टेल। और इसके बाद जो ये सीधा वाला भाग हो गया, ये वाला, ये क्या कहला रहा है? वासा डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी। ठीक। और ये शुक्र वाहिनी कहां जाकर के खुलती है? शुक्राशय में जाकर के खुलती है। ठीक है। तो इस तरह से ये टेस्टिज के अलग अलग भाग होते हैं। ठीक। देखो, ये टेस्टिज है। ठीक है। टेस्टिज से ये ऊपर जो ग्रीन कलर में बना हुआ है, ये क्या हो गया? पूरा एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से जो सीधी नलिका ऊपर निकली है, ये क्या हो गई? शुक्र वाहिनी। और शुक्र वाहिनी ऊपर आकर के कहाँ खुल रही है? शुक्राशय में आकर के खुलती है। ठीक है। तो इस तरह से ऊपर आकर के ये खुलती है। ठीक। ये वाला भाग, ये तो नीचे यूरिनरी ब्लैडर हो गया रेड रेड वाला, और ये ऊपर क्या है? ये शुक्राशय, इसमें आकर के ये खुलती है। देखो, एक बार डायग्राम देख लेते हैं और क्या चीज है इसमें। ठीक। तो सबसे पहले जो हमने बात की टेस्टिज के बारे में, कि टेस्टिज की 3 लेयर हैं। सबसे बाहरी लेयर कौन सी हो गई? ट्यूनिका वेजाइनलिस। सेकंड नंबर की ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और नंबर 3 ट्यूनिका वेस्कुलेसा। और टेस्टिज जो है अंदर से किसमें है? अंदर खंडों में विभाजित रहता है। और इन खंडों के अंदर अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेमनीफेरस नलिकाएं। इन सेमनीफेरस नलिकाओं के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है कुंडलित भाग या कुंडलित नलिका, एक होती है सीधी नलिका। क्योंकि अंदर जो खंड में स्थित भाग है वो तो होता है कुंडलित, लेकिन वैसे ही वो उस खंड से बाहर निकलते तो नलिका सीधी होकर के बाहर निकलती है। कुंडलित भाग को हम बोलते हैं, इसके कुंडलित भाग को, सेमनीफेरस नलिका के कुंडलित भाग को हम बोलते हैं ट्यूबुलाई कॉन्टोरटाई। लेकिन सीधी नलिका को हम क्या कहते हैं? सेमनीफेरस नलिका की सीधी नलिका जो है उसे ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है। अब इसके बाद ये जो सीधी नलिका है, बाहर निकल करके एक नलिकाओं का जाल बनाती है, जिसे हम बोलते हैं रेटे टेस्टीज। खंडों से बाहर निकल रही है। ठीक है। जो लूप्स में बटा हुआ है टेस्टीज, उससे बाहर निकल रही है, और बाहर आकर के उन लूप्स के बगल में क्या बना रही है? एक जाल बना रही है, नलिकाओं का जाल, जिसे हम बोलते हैं रेटे टेस्टीज। यह रेटे टेस्टीज 8 से 10 नलिकाओं के रूप में टेस्टिस से बाहर निकलता है। तो टेस्टिस के जस्ट ऊपर ही अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का एक जाल बनता है, जिसमें ऊपर का जो बड़ा वाला भाग है उसे हम हेड कहते हैं,
बीच वाला भाग है उसे बॉडी बोलते हैं, और अंत में जो सिंगल कुंडलित नलिका है उसे हम टेल कहते हैं, और इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण कहते हैं। ठीक है, या एपिडिडाइमिस कहते हैं। इस तरह से टेस्टिज के ऊपर ये उपस्थित रहता है। हेड को हम क्या बोलते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस, बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और टेल को बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। और यही जो कॉडा एपिडिडाइमिस है, यह सीधी नलिका के रूप में वासा डिफरेंस का निर्माण करती है, या शुक्र वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक, तो ये बात होगी अपनी यहां तक की। अब देखो, अब इसमें अगला आता है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो अभी हमने बात की थी स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वृषण रज्जु। वृषण रज्जु ये क्या है, यह एक रस्सीनुमा संरचना होती है। क्या है, रस्सीनुमा संरचना, जिसकी सहायता से टेस्टीज जो शुक्राशय, सॉरी स्क्रोटम है, ठीक है, उसके अंदर लटके हुए रहते हैं। वृषण रज्जु क्या है, रस्सीनुमा संरचना। और इसके द्वारा काम क्या है इसका, इससे वृषण वृषण कोश में लटके रहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई वृषण रज्जु के बारे में, या स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में। अब देखिए, ये जो पूरा भाग है ये टेस्टिज हो गया। ठीक है, ये यहां से शुक्र वाहिनी आ रही है, लेकिन इसके साथ और संरचनाएं भी यहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो ये जो कौन कौन सी संरचनाएं इसके साथ में, ये सभी संरचनाएं मिलकर के क्या बना रही हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड बना रही हैं, है ना। क्या बना रही हैं, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाती हैं। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, वृषण रज्जु कौन कौन सी संरचनाएं मिलकर के इस रस्सीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा टेस्टिज जो है वृषण है, वृषण कोश के अंदर लटका हुआ है। ठीक है? इसमें मुख्य रूप से ये 7 संरचनाएं होती हैं। पहली हो गई स्पर्मेटिक आर्टरी, दूसरी स्पर्मेटिक वेन, स्पर्मेटिक लिम्फेटिक्स, स्पर्मेटिक नर्व, क्रीमेस्टर मसल, वासा डिफरेंस, इनका वेजाइनलिस। होती कैसे कैसे हैं, देखो, टेस्टिज है, तो टेस्टिज के अंदर काम क्या हो रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, शुक्र जनन की प्रक्रिया हो रही है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए क्या होगा, वहां पर पोषक तत्वों का पहुंचना जरूरी है। तो पोषक तत्वों किसके द्वारा पहुंचेंगे, रक्त के द्वारा पहुंचेंगे। और रक्त किसके द्वारा जाएगा, किसी ना किसी आर्टरी के द्वारा जाएगा। अब आर्टरी कहाँ पहुंच रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जा रही है। तो उस आर्टरी को जो टेस्टिज के लिए जाती है उसको बोल देते हैं हम स्पर्मेटिक आर्टरी। ठीक है, क्या कह दिया हमने उसको, स्पर्मेटिक आर्टरी। अब वहां से जो रक्त सप्लाई पहुंची उसको वापस भी लेकर के आना है, अशुद्ध रक्त को। ठीक, अब रक्त को लाने वाली जो नलिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अशुद्ध रक्त को लाने वाली नलिकाओं को वेन। तो इसको नाम दे दिया हमने स्पर्मेटिक वेन। तीसरा है स्पर्मेटिक लिम्फेटिक्स। तो कुछ जो रक्त है या रक्त का जो भाग है, जो रक्त नलिकाओं से बहने के दौरान, प्रवाहित होने के दौरान बाहर निकल गया, जिनमें आरबीसी क्या रहती हैं, अनुपस्थित, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, लिम्फ। तो उस लिम्फ को लाने के लिए लिम्फेटिक्स होती हैं, लिम्फ नलिकाएं, वाहिकाएं होती हैं। उन्हीं वाहिकाओं को हम क्या बोल देते हैं, जो
वृषण से लेकर के जो लिम्फ को लेकर के आ रही है, उस वाहिनी को हम क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटिक लिम्फेटिक्स। ठीक है। चौथा है, वहां पर संवेदनाओं को पहुंचाने के लिए, वहां से संवेदनाओं को लाने के लिए वहां का तंत्र होता है, या नर्व होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उनको बोल देते हैं हम स्पर्मेटिक नर्व। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे अभी। अगला है वासा डिफरेंस। तो वासा डिफरेंस किसको बोल रहे थे हम? शुक्रवाहिनी को। तो शुक्रवाहिनी तो है ही मुख्य रूप से। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी हो गई। अब ट्यूनिका वेजाइनिलिस, जो क्या है, हम बात कर रहे थे 3 लेयर्स के बारे में। कौन कौन सी? ट्यूनिका वेजाइनिलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है। तो स्क्रोटम के चारों तरफ, यानी अंदर की तरफ जो टेस्टिज है, इसके चारों तरफ जो लेयर है ये वाली, ये कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनिलिस है, सबसे भारी परत। और यही किसके ऊपर लेयर बनाती है? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के चारों तरफ क्या बनाती है? लेयर का निर्माण करती है। तो हम क्या बोल देते हैं? ट्यूनिका वेजाइनिलिस। तो क्योंकि जो इसके ऊपर है, टेस्टिज के ऊपर भी है, तो ये आवरण जो है, ये आवरण यहां से लेकर के कंटिन्यू रहता है ऊपर तक। टेस्टिज के चारों तरफ भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है। तो इसी जो लेयर है ये कहाँ पाई जाती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड के चारों तरफ भी पाई जाती है। कौन सी? ट्यूनिका वेजाइनिलिस, जो कि सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक। तो ट्यूनिका वेजाइनिलिस भी हो गया। अगला है प्रीमेस्टर मसल। ठीक है। जो कि टेस्टिज के जो क्या नाम है, उसको डायलेट करने के लिए और रिलैक्स करने के काम में आती है। ठीक है। तो वो कौन सी है? क्रीमेस्टर मसल्स इसमें पाई जाती है। ठीक। तो ये हो गए स्पर्मेटिक कॉर्ड के 7 भाग: स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, स्पर्मेटिक लिम्फेटिक्स, स्पर्मेटिक नर्व, क्रीमेस्टर मसल, वासा डिफरेंस और ट्यूनिका वेजाइनिलिस। ठीक। अगला है पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। देखिए, ये क्या है? ये जो स्पर्मेटिक वेन्स हैं, ठीक है, यानी सिरकाएं हैं, जो सिराएं हैं जो रक्त को लेकर के जा रही हैं, उनका एक जाल होता है। किसके ऊपर? टेस्टिज के ऊपर। इस तरह से देख सकते हैं इसको, छोड़ो इसे। ये टेस्टिज है। ठीक है। अब इसका ऊपर वाला भाग क्या था? अधिवृषण हो गया। ठीक है। अधिवृषण हो गया है ना। और यहां से ऊपर जो जाती है वह भाग क्या कहलाता है? इसका शुक्रवाहिनी कहलाता है। ठीक है। और इसके शुक्रवाहिनी के साथ ही जो अन्य चीजें उपस्थित रहती हैं, वो सभी मिलकर के क्या बनाती हैं? मान लो तमाम तरह की चीज हैं, ये सब मिलकर के क्या बना रही हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड बना रही हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो टेस्टिज है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई आ रही है, और यहाँ से क्या जा रहा है? ब्लड सप्लाई वापस भी जा रही है। तो जो स्पर्मेटिक वेन्स हैं, जो सिराएं हैं, वो क्या कर रही हैं? इस टेस्टिज के ऊपर, ये जो वृषण है, इस वृषण के ऊपर एक जाल का निर्माण कर रही है। ये किसका जाल है? ये वेन्स का। ठीक है। इस जो सिराओं का जाल है, यही क्या कहलाता है? पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहलाता है। पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। अब इसका काम क्या है? इसका जो मुख्य काम है, ताप नियंत्रण करना। ताप नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, जिस तरह से मेल में भी पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस पाया जाता है, उसी प्रकार से जो फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये उपस्थित होता है। ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के हेड, ये हो गया एपिडिडाइमिस का हेड इसके ऊपर। ठीक है।
या टेस्टिज के ऊपरी सिरे पर सिराओं का बना जाल क्या कहला रहा है? टेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस कहला रहा है। और इसका मुख्य काम क्या है? ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण का मतलब क्या है? ताप को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो ताप को ये क्या करता है? सामान्य से कम करता है। जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे मान लो कि अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, लेकिन शुक्र जनन के लिए, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान है वो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री कम होना आवश्यक होता है, तभी शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से चलती है। ऊपर से यदि बॉडी से जो रक्त आएगा स्पर्मेटिक आर्टरी के द्वारा, ठीक है, तो वो यहाँ इस पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस के पास से होकर के गुजरेगा, ठीक। तो वो क्या करेगा? फिर ज्यादा जो टेम्परेचर है वो ज्यादा ना जाए, ठीक है, तो वो इनसे कांटेक्ट में होकर के जाएगा, तो ये उसके टेम्परेचर को डाउन करने का काम करते हैं, ठीक है। जो रक्त प्रवाह टेस्टिस के लिए जा रहा है उस टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस को उससे कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उसका जो तापमान है वो कम हो जाए और टेस्टिस में जो ब्लड सप्लाई हो वो सामान्य टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर का ब्लड पहुंचे, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, वो प्रभावित ना हो। तो इस तरह से ताप नियंत्रण में यह मदद करता है। उसी प्रकार से फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में भी ओवरी के अंदर ये पाया जाता है, ओवरी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो ओवरी के ऊपर क्या करता है ये? तो ओवरी के लिए जो ब्लड सप्लाई जा रही है ना, उसके ताप को सामान्य से कम करना, जिससे कि अंड जनन की प्रक्रिया वहां पर प्रभावित ना हो, ठीक है। तो पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस नर और मादा दोनों में है और दोनों में ही इसका काम क्या है? ताप नियंत्रण करना है। और ताप नियंत्रण भी क्या है? कम करना, ताप कम करना, ठीक है। और क्या है? सिराओं का बना हुआ जाल होता है, वहां पर है टेस्टिज के ऊपर या अधिवृषण के हेड वाले पोर्शन के ऊपर ये पाया जाता है, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं सहायक अंगों, ठीक है। तो सहायक अंगों में हमने बात की थी, सबसे पहले शुक्राशय की बात की थी। तो शुक्राशय की बात करें तो इसकी सबसे पहले पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ होती है इसकी स्थिति की बात करें तो ये होता है मूत्राशय के पश्च पृष्ठ सतह पर, ठीक है, और रेक्टम के नीचे। अब इसके लिए डायग्राम को देखना जरूरी है। देखो किस तरह से ये बोल रहा है, पश्च पृष्ठ सतह पर और कहां पर? रेक्टम के नीचे। इसमें देखते हैं, ये हो गया अपना शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। और ये हो गया अपना यूरिनरी ब्लैडर, तो इसके तो पृष्ठ भाग पर है, इसके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ है, ये इसकी कौन सी है? पृष्ठ सतह। और नीचे वाली सतह कौन सी आएगी? अधर सतह, ठीक है। और कहाँ है? थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो इसलिए इसे बोल दिया पश्च पृष्ठ सतह पर, यानी पृष्ठ सतह पर तो है, ऊपरी सतह पर तो है, लेकिन थोड़ा सा पीछे होता है। और ऊपर की तरफ ये कौन सी संरचना है? रेक्टम, ठीक। तो यानी जहां पर जो मल है एकत्रित होता है, तो वहां उसके नीचे ये स्थित होता है। तो रेक्टम के नीचे स्थित होता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, उसके जस्ट ऊपर या थोड़ा सा पृष्ठ सतह तो हो गई, लेकिन पीछे है, इसलिए बोल दिया पश्च पश्च पृष्ठ सतह पर और रेक्टम के नीचे स्थित होता है, ठीक। अब देखिए, अब कैसा होता है ये? लोबुलेटेड होता है। संख्या इसकी गाय भैंस में हम मुख्य रूप से बात करें तो दोनों तरफ अलग अलग इसकी होती है। लोबुलेटेड होता है, खंडों में विभाजित होता है। इसका जो स्राव है, ठीक है, इसका जो सीक्रेशन है, उसकी नेचर कैसी होती है? क्षारीय होती है। और इसके अंदर जो मुख्य रूप से पदार्थ होते हैं, फ्रक्टोज, विटामिन सी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक। और जो शुक्र वाहिनी यहाँ पर आकर के खुलती है, ठीक है, शुक्र वाहिनी शुक्राशय में
आकर खुलती है। खुलने से पहले, ठीक है, मान लो ये शुक्राशय है, तो शुक्राशय में खुलने से पहले ये शुक्रवाहिनी आ रही है, इस तरह से माने पीछे से घूम करके आ रही है। खुलने से पहले एक फूली हुई संरचना बनाती है। जो शुक्रवाहिनी है, खुलने से पहले क्या बना रही है? एक फूली हुई संरचना बनाती है। इस फूली हुई संरचना को ही बोला जाता है पॉलीकुलस सेमाइनेलिस। ठीक है। तो जो शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय में खुलने से पूर्व क्या बना रही है? थोड़ी सी फूली हुई संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉलिकुलस सेमाइनेलिस। ठीक। और जो शुक्राशय है वो कौन से जानवरों में अनुपस्थित है? मुख्य रूप से डॉग और कैट के अंदर ये अनुपस्थित होता है। ठीक। शुक्राशय की स्थिति की बात करें तो मूत्राशय की जो है पश्च पृष्ठ सतह पर होता है और रेक्टम के नीचे स्थित होता है। खंडों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, कितने? दो। और लोबुलेटेड होता है, मतलब खंडे खंडों में हो गया वो। और स्राव कैसा होता है? स्राव का जो इसका सीक्रेशन है, उसकी नेचर कैसी है? नारियल। इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं? फ्रक्टोज है, विटामिन सी है और प्रोस्टाग्लैंडिन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसके अंदर सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय के अंदर कौन आकर के खुलता है? शुक्रवाहिनी आकर के खुलती है। और खुलने से पूर्व जो फूली हुई संरचना बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीकुलस सेमिनेलिस कहते हैं। और जो शुक्राशय है वह मुख्य रूप से डॉग और कैट में अनुपस्थित होता है। ठीक। अब देखिए, दूसरी है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि है, यह मूत्राशय की गर्दन पर उपस्थित होती है। ठीक है। और मूत्र मार्ग की शुरुआत में स्थित होती है। कैसे? ये जो शुक्राशय है, ठीक है, इसका एंड पॉइंट कहाँ हो गया? ये हो गया, इसकी नेक हो गई, गर्दन वाला भाग ये हो गया। ठीक है। तो नेक वाले भाग पर ही यहाँ पर ये उपस्थित होती है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम, जैसे ये वाला भाग। ठीक, जैसे अभी देखिए पीछे, मान लो नीचे की तरफ ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक। और ये हो गया शुक्राशय। ठीक है। तो यहाँ शुक्राशय की गर्दन वाले भाग, ठीक है, तो ये वाला भाग है, यहीं पर कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? ये प्रोस्टेट उपस्थित होती है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो शुक्राशय है, शुक्राशय की गर्दन पर उपस्थित है ये। और यहां से जो ये क्या है? मूत्राशय। तो मूत्राशय किस में जाकर के खुलता है? मूत्र मार्ग में। ठीक है। और ये क्या हो गया? मूत्र मार्ग। तो इसके शुरुआत में आकर के, यानी जो शुक्राशय है इसकी तो गर्दन पर है, ये गर्दन हो गई, गर्दन पर स्थित होती है। और मूत्र मार्ग के शुरुआत में ये स्थित होती है। ठीक है। तो केवल इतना सा ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो कहां पर है? मूत्राशय की गर्दन पर उपस्थित है और मूत्र मार्ग की शुरुआत में उपस्थित होती है। ठीक। और कितने लोब्स में बटी होती है? दो में बटी होती है। और इसका स्राव भी कैसा है? क्षारीय होता है। और क्षारीय किस वजह से है? खनिज लवणों की अधिकता की वजह से इसका जो स्राव है वो कैसा है? क्षारीय होता है। अब इसकी बात करें कि इसका जो काम है वो क्या है मुख्य रूप से? ठीक है। तो वो होता है इसका वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करना। ठीक है। जो फीमेल की वेजाइना है, ठीक है, पॉपुलेशन के दौरान, निषेचन, क्या नाम है, अपने जो समागम है उसके दौरान वेजाइना की जो अम्लीयता है उसको समाप्त करना। जबकि जो शुक्राशय है, ठीक है, इसका भी क्षार स्राव ये है। ठीक है। तो तो ये भी किस में क्या कर रहा है कि जो नर का मूत्र मार्ग है, नर का जो मूत्र मार्ग है, नर के मूत्र मार्ग की अम्लीयता को, नर का जो मूत्र मार्ग है, ठीक है,
नर के मूत्रमार्ग की अम्लीयता को। ठीक है, समाप्त। और इसके अलावा जो आएगा इसमें, हम आगे बात करेंगे बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, अब देखो ये प्रोस्टेट की बात हो गई। एक, ठीक, हाँ जी। ये, तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वहां पर स्थित है ये, जो शुक्राशय है उसकी गर्दन पर, ठीक है, और मूत्र मार्ग की शुरुआत में स्थित होती है। लोब से बटी होती है, स्राव इसका क्षारीय होता है, और इस स्राव का क्या काम क्या हो गया, वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करना। ठीक। अब ये आगे की बात है कि जो प्रोस्टेटिक नलिकाएं हैं वो ही इसके स्राव को कहाँ डाल रही हैं, कॉलिकुलस सेमिनलिस में डाल रही हैं। ठीक है, उसके जो पीछे है सीधे मूत्र मार्ग में डाल रही है। कैसे, देखो मेरे कहाँ पहुंच गए, ये प्रोस्टेट है। ठीक है, अब यहीं से ये कहाँ डाल देंगे, सीधे मूत्र मार्ग में, क्योंकि ये जो येलो कलर में जा रहा है ये क्या है, मूत्र मार्ग। तो इस मूत्र मार्ग के अंदर ही सीधे नलिकाओं के द्वारा क्या कर देंगे, अपने स्राव को डाल देंगे। ठीक है, ये प्रोस्टेट हो गई, प्रोस्टेट यहाँ पर है, ये वाला भाग कौन सा है, प्रोस्टेट। तो यहाँ से अपने स्राव को कहाँ डाल देंगे, सीधे मूत्र मार्ग में ये डाल देती है। क्योंकि यहीं पर क्या आ रहा है, नीचे से शुक्रवाहिनी आ रही है। शुक्रवाहिनी का ये वाला भाग क्या कहला रहा है, एम्पुला को ही हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलस सेमेंडिलिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट पीछे ही क्या रहती है, काउपर्स ग्लैंड होती है। तो यहाँ पर ये अपने स्राव को डाल देती है। ठीक है, तो कॉलिकुलस सेमेनिलिस के पीछे जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसकी नलिकाएं अपने स्राव को डाल देती है। प्रोस्टेट जो है सबसे ज्यादा जो विकसित होती है वो डॉग में होती है। ठीक है, और एब्सेंट होती है वो बाउल के अंदर होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि विकसित किस में हो गई, डॉग्स में, और अनुपस्थित हो गई ये मुर्गे के अंदर। ठीक, अब देखो, अब काउपर्स। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल। तो बल्बो यूरिथ्रल का मुख्य रूप से हम इतना देखें कि बुल प्लस यूरिथ्रल। अब देखो, तो ये क्या हो गया, बल्बो यूरिथ्रल। अब देखो इसकी स्थिति की बात करें तो कहां पर है, यूरिथ्रा की पृष्ठ सतह पर और इस्चियल आर्च के पास। तो इस्चियल आर्च किसे कहते हैं, जो अपनी हिप बोन होती है। ठीक है, उसमें जो दोनों इस्चियम है सबसे पीछे की ओर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इस्चियल आर्च। जैसे देखो डायग्राम में हम देखें तो सबसे पीछे की तरफ ये पहुंच गई। तो जो पिंक कलर की है ये वाला भाग, तो सबसे पीछे की तरफ ये वाली जो ग्रंथि है ये कौन सी हो गई, पाउपर्स ग्लैंड। इसी को हम क्या बोल देते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ी थी। इससे पहले कौन सी पढ़ी थी, सेमिनल वेसिकल्स पढ़ी थी, यानी ये शुक्राशय हो गई। ये कौन सी है, शुक्राशय। कहां पर स्थित है, जो मूत्र मार्ग है, सॉरी मतलब जो ऊपर की तरफ रेक्टम है और नीचे की तरफ क्या है, ये मूत्राशय। तो मूत्राशय की गर्दन के पास ये स्थित होती है, पश्च पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। ठीक है, और शुक्राशय के अंदर क्या करके खुल रही है, शुक्रवाहिनी आकर के खुल रही है। शुक्रवाहिनी खुलने से पहले क्या बना रही है, फूली हुई संरचना बना रही है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलस सेमाइनलिस बोल रहे हैं। अब जहां पर शुक्राशय की गर्दन है उसी के जस्ट पीछे ही कौन सी ग्रंथि है, प्रोस्टेट। कौन सी ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट भी अपने स्राव को कहां डाल रही है, मूत्र मार्ग के अंदर डाल रही है। तो इस प्रोस्टेट का काम क्या है, जो मादा है, मादा की वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करना। क्योंकि इसका स्राव की नेचर जो होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है। मादा की वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त करना।
फिर है काउपर्स, जो कि बिल्कुल सबसे पीछे स्थित होती है। तो इससे भी स्राव जो निकलता है वो कैसा है, क्षारीय है। ठीक है। अब इसका जो स्राव है क्षारीय, वो क्या करता है, वो इस नर के जो मूत्र मार्ग है, ठीक है, इसकी जो अम्लीयता है, नर के मूत्र मार्ग की अम्लीयता को, ठीक है, समाप्त करती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, ये और संख्या कितनी होती है काउपर्स की भी, दो होती है। स्राव इसका भी क्षारीय है। ठीक है। और ये जो नर है उसके जो मूत्र मार्ग है उसकी अम्लीयता को समाप्त ये की है। और क्षारीय स्राव एक नलका के द्वारा मूत्र मार्ग में पहुंचता है। तो जिस तरह से प्रोस्टेट का स्राव भी नलकाओं के द्वारा कहाँ पहुंच रहा था, मूत्र मार्ग में पहुंच रहा था, उसी प्रकार से जो काउपर्स ग्रंथि है या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, उसका स्राव भी कहाँ पहुंच रहा है, मूत्र मार्ग में पहुंचता है। और काउपर्स ग्रंथ जो है कहाँ अनुपस्थित होती है, डॉग और पाउल में, यानी कुत्ते और मुर्गे में ये अनुपस्थित होती है। कुत्ते व मुर्गे में अनुपस्थित होती है। ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी जो सहायक जनन ग्रंथि हैं वो समाप्त होती हैं। देखो इनके बारे में एक बार, सबसे पहले कौन सी आ गई अपनी, शुक्राशय, शुक्राशय हो गया। दूसरा अपना प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा हो गया बल्बो यूरेथ्रल। ये जो तीनों हैं, तीनों का ही जो स्राव है कैसा है, कार्य है। ठीक। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसका जो क्षारीय स्राव है वो किसकी, मादा की वैजाइना की अम्लीयता को समाप्त करता है। वैजाइना की अम्लीयता क्या कर रहा है, को समाप्त करता है। और जबकि बल्बो यूरिथ्रल मैंने बता रहा था अभी कि बुल प्लस यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल यानी बुल की, और यूरिथ्रल माने, ये तो बुल हो गया यानी नर हो गया, और यूरिथ्रल यानी मूत्र मार्ग। तो जो नर का मूत्र मार्ग है उसकी अम्लीयता को समाप्त करता है। ठीक है। तो यहां तक क्लियर। अब देखिए, और बाकी जो एब्सेंट की बात करें इसकी हम, तो सबसे पहले जो अपनी क्या नाम शुक्राशय था वो किस किस में अनुपस्थित था, डॉग एंड कैट में था। प्रोस्टेट है सबसे ज्यादा विकसित डॉग में होती है, लेकिन एब्सेंट किस में है, ये फाउल के अंदर होती है। और वहीं जो काउपर्स ग्लैंड है वो अनुपस्थित होती है डॉग और फाउल में, कुत्ते में और मुर्गे के अंदर अनुपस्थित होती है। ठीक है। अब आगे, जो मूत्र मार्ग है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पेल्विक पार्ट और दूसरा होता है पेनाइल पार्ट। ठीक है। अब इस मूत्र मार्ग के इन दो भागों को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे पेनिस के बारे में। पेनिस के तीन भाग होते हैं, रूट, बॉडी और ग्लांस। ठीक है, कैसे, देखो, इसमें देख लो यहाँ। तो जो मूत्र क्या बोलते हैं कि शुक्राशय जो है, ठीक है, तो शुक्राशय से लेकर के यहाँ जो शुरुआत होती है बल्बो यूरेथ्रल जहां पर ग्लैंड होती है, तो वो वाला जो भाग है यहाँ पर, ये शुरुआत में क्या कहलाता है, इसका रूट कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, इसका रूट है, यानी जड़ हो गई इसकी, पेनिस की। और बीच वाला जो भाग है यहां से लेकर के पूरा का पूरा ये क्या है, इसका बॉडी है पेनिस की। और अंत में पेनिस का ये जो फूला हुआ भाग है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका ग्लांस
कहलाता है। ऐसी को बोल देते हैं शिश्न मुंड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, तो कुल मिलाकर के जो पेनिस है, रूट हो गई, बॉडी हो गई, पेनिस, ग्लांस, यानी ग्लांस हम किसको बोल रहे हैं? लिंग का फूला भाग। ठीक है, जो रूट है शुरुआती भाग होता है, वहां पर मूत्राशय के जस्ट पीछे, मूत्राशय के पीछे से। ठीक, और जो बॉडी है, इसका सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा होता है? बॉडी ही होता है। और इसकी जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी में ही क्या होता है? एक सिग्मोइड फ्लेक्सर, एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं सिग्मोइड फ्लेक्सर। सिग्मोइड फ्लेक्सर क्या होता है? यह फ्लेक्सर बोल दो या फ्लेक्सर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये एस शेप संरचना होती है, एस शेप संरचना। ठीक है, जो कि जनन के समय मतलब कॉपुलेशन के समय सीधी हो जाती है, जिसकी वजह से लिंग की लंबाई बढ़ जाती है। किस तरह से? देखो, यहाँ पर ये क्या हो गया? शुरुआत में रूट वाला भाग हो गया। ठीक है, यहाँ तो क्या हो गया? ये रूट हो गया। इसके बाद जो बॉडी वाला भाग है, यहाँ से शुरुआत हुई और ये कैसी संरचना बना रही है? एस शेप बना रही है। ठीक है, क्या बन रहा है? ये एस शेप संरचना बन रही है, यहां से लेकर के ये यहां तक पूरा का पूरा क्या है? सिग्मोइड फ्लेक्सर। क्या कहलाता है? सिग्मोइड फ्लेक्सर। ठीक, और ये कौन सा है? मध्य भाग। लिंग का कौन सा भाग है? मध्य भाग। ठीक है, रूट ये बॉडी वाला भाग हो, और लास्ट में जो ये फूला हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है? इसका ब्रांच पेनिस कहलाता है। ठीक है, या शिश्न मुंड के नाम से इसे जाना जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? ग्लांस या शिश्न मुंड। अब इसी शिश्न मुंड के ऊपर, एक ग्लांस के ऊपर त्वचा का त्वचीय आवरण उपस्थित होता है। ठीक है, तो उस त्वचीय आवरण को क्या बोलते हैं हम? प्रिप्यूस कहते हैं। शिश्न मुंड के ऊपर त्वचीय संरचना को क्या कहा जाता है? प्रिप्यूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रिप्यूस क्या है? ग्लांस पेनिस के ऊपर उपस्थित त्वचीय संरचना क्या कहलाती है? प्रिप्यूस कहलाती है। और जो प्रिप्यूस के अंदर फूला हुआ शिश्न का भाग है, वही क्या कहलाता है? ग्लांस पेनिस कहलाता है। शुरुआत का भाग इसकी रूट कहलाता है, और बीच में एस शेप जो कर्व है वो क्या कहलाता है? मध्य भाग का एस शेप जो कर्व है या एस शेप जो संरचना है वो क्या कहलाती है? सिग्मोइड फ्लेक्सर कहलाती है। ठीक है, और जो ये एस शेप कर्व है, ये किसके द्वारा मतलब जुड़ा हुआ रहता है? ये इसमें मांसपेशी रहती है, रिट्रैक्टर पेनिस मसल, तो उसके द्वारा ये जो सिग्मोइड फ्लेक्सर है इसकी शेप बनी हुई रहती है, रिट्रैक्टर पेनिस मसल के द्वारा। तो प्रजनन के समय, कॉपुलेशन के समय, जब रिट्रैक्टर पेनिस मसल, ठीक है, क्या होती है? सीधी होती है। ठीक है, तो उस समय यह सिग्मोइड फ्लेक्सर क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। सीधा होगा यहां से तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और जो लिंग है वो इससे जो क्या नाम प्रोट्यूस से बाहर आ जाएगा और कॉपुलेशन के काम आता है। तो सिग्मोइड फ्लेक्सर प्रजनन के समय क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है और लिंग की लंबाई को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में? लिंग के बारे में या पेनिस के बारे में। इसके तीन भाग हो गए, रूट, बॉडी और ग्लांस। ठीक है, शुरुआत का भाग रूट हो गया, मध्य वाला जो सिग्मोइड फ्लेक्सर के रूप में होता है वो इसका बॉडी हो गया, अंत में फूला हुआ भाग क्या हो गया? इसका शिश्न या ग्लांस हो जाता है। ठीक, अब देखो, हाँ, यूरेथ्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मूत्र मार्ग था, एक तो भाग था पेल्विक पार्ट और दूसरा था पेनाल पार्ट। ठीक है, तो पेल्विक पार्ट, जो पेल्विक कैविटी के अंदर जो भी मूत्र मार्ग है पूरा, वो क्या कहलाता है? पेल्विक पार्ट है। और जो लिंग के अंदर उपस्थित रहता है बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर, वो क्या कहलाता है? पेनाइल पार्ट कहलाता है। ठीक है,
तो ये बात हो गई मूत्र मार्ग के बारे में। अब देखिए, अब कुछ जो अंतर हैं अलग अलग जानवरों में प्रजनन तंत्र से संबंधित, नर प्रजनन तंत्र से संबंधित, वो क्या क्या है। पहला हो गया हॉर्स के बारे में कि मीडिया स्टाइनम टेस्टिज विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो जो दोनों के बीच में जो स्थान था, जैसे हम स्क्रोटम की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर ये टेस्टिज हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक सेप्टम के द्वारा अलग होता है। तो ये जो बीच का स्थान है यहाँ, जो हॉर्स है उसमें ये ज्यादा विकसित नहीं होता है। ठीक है, प्रोस्टेट लोब अलग अलग होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि थी, ठीक है, जो जैसे गाय की बात करें हम तो वहां जो लोब दो तो थे, लेकिन वो कैसे थे, एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो दोनों लोब हैं प्रोस्टेट वाले कैसे हैं, अलग अलग। हॉर्स के अंदर सिग्मोइड फ्लेक्सर एब्सेंट होता है, एस शेप कर्व नहीं होता है। ठीक, कोरोना ग्लैंडिस और कोरोना फोसा ग्लैंडिस, ये क्या होता है कि जो घोड़े का शिश्न है, ठीक है, उसके शिश्न मुंड से पहले यहाँ पर एक गोली, एक रिंग रूपी संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसको क्या बोल देते हैं हम, कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। और ये तो हो गया कोरोना ग्लैंडिस, यानी शिश्न मुंड के ऊपर एक रिंगदार उभरी हुई संरचना पाई जाती है, किसमें, घोड़े के अंदर, किसके, ग्लांस में, ग्लांस में रिंगनुमा फूली संरचना, रिंगनुमा फूली संरचना क्या कहलाती है, कोरोना ग्लैंडिस कहलाती है। ठीक है, और दूसरा है फोसा, फोसा का मतलब होता है गड्ढा। तो ग्लांस के अंदर जब गड्ढा पाया जाता है, इसके, घोड़े के, तो घोड़े के ग्लांस में, ठीक है, ग्लांस पेनिस के ऊपर जो गड्ढा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोसा ग्लैंडिस के नाम से जाना जाता है। तो इस गड्ढे को हम क्या कह देते हैं, फोसा ग्लैंडिस कहते हैं। तो कोरोना ग्लैंडिस और फोसा ग्लैंडिस किससे संबंधित होते हैं, घोड़े से संबंधित होते हैं। ठीक है, सिग्मोइड फ्लेक्सर यहाँ पर अनुपस्थित होता है। ठीक, कोरोना ग्लैंडिस किसे कह रहे हैं, ग्लांस के ऊपर जो रिंग शेप में, ठीक है, क्या है, फूली हुई संरचना पाई जाती है, उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम कोरोना ग्लैंडिस कह रहे हैं। और इसके शिश्नमुंड पर या ग्लांस पर जो गड्ढे रूपी संरचना होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोसा ग्लैंडिस कह देते हैं। फोसा मीन्स गड्ढा, और ग्लैंडिस शब्द यूज हो रहा है ग्लांस के ऊपर। तो कोरोना ग्लैंडिस, फोसा ग्लैंडिस दोनों ही ग्लांस के ऊपर उपस्थित होते हैं, शिश्नमुंड के ऊपर उपस्थित होते हैं। दूसरा है डॉग। तो डॉग में प्रोस्टेट ग्रंथि सबसे विकसित होती है। ठीक है, तो इसका जो लिंग का आगे का भाग है वो कैसा होता है, फूला हुआ रहता है। ठीक है, वो ज्यादा फूला हुआ रहता है, बल्ब नुमा रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बल्बस ग्लैंडिस कह देते हैं। ठीक है, बल्ब के रूप में अधिक फूला हुआ रहता है। और कुत्ते के लिंग में क्या पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ऑस पेनिस। तो अस्थि क्या रहती है, उपस्थित रहती है। तो कुत्ते के लिंग में अस्थि उपस्थित, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ऑस पेनिस कहते हैं। नेक्स्ट, डॉग में क्या चीज है, सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल क्या है इसके अंदर, अनुपस्थित होती है। ठीक, नेक्स्ट, मुर्गा। तो जो मुर्गा है उसमें जो टेस्टीज हैं वो कहां पर उपस्थित होती हैं, उदरीय भाग में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी के कौन से भाग में, सब लंबर क्षेत्र में। ठीक है, उदरीय भाग में है, और उदरीय भाग में कहां पर, सब लंबर क्षेत्र में। और इसकी जो टेस्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, या तो अंडाकार रहेंगी या बीन शेप। ठीक है, जो सेम के आकार की, इस तरह से। ठीक, और जो मुर्गा है, मुर्गे में वासा डिफरेंस, ठीक है, क्लोइका की पृष्ठ सतह पर यूरेटर के साथ खुलती है। तो जो शुक्रवाहिनी है, वासा डिफरेंस है, यानी जो शुक्रवाहिनी है वो किसके साथ खुल रही है, यूरेटर। ठीक है, यानी जो मूत्र वाहिनी है उसके साथ खुलती है। ठीक है, और संभोग के लिए इसमें क्या पाई जाती हैं, दो वेस्कुलर बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि वेस्कुलर बॉडीज होती हैं जिनके द्वारा ये क्या करता है, संभोग करता है। और जो वासा डिफरेंस है और यूरेटर है दोनों ही किस में आकर के खुलती हैं, क्लोइका में साथ आकर के खुलती हैं। ठीक है,
कॉपुलेटरी एपरेटस जो होता है मुर्गे का, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? दो तो पेपिला होती हैं इसकी वासा डिफरेंस की, और दो वेस्कुलर बॉडीज होती हैं। एक फैलस, यानी इसका जो एक अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होता है, फैलस लिंग के रूप में। जो वेस्कुलर पेपिला है वो किसके रूप में होती है? फैलस के रूप में होती है। और दो क्या होती हैं इसमें? लिम्फेटिक फोल्ड्स पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है ज्यादा ये, तो आप केवल इतना याद रखें कि इसमें एक फैलस है, दो वेस्कुलर बॉडीज हैं, और दो जो वासा डिफरेंस है उसकी पेपिला होती है। मेन तो है मुर्गे में जो टेस्टीज हैं वो कहाँ पर हैं? उदरीय भाग में स्थित होती है, और वहां पर सबलंबर क्षेत्र में। ठीक, इसमें और क्या चीज अपनी हो गई? ठीक है, तो देखो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं हम। क्लास वैसे काफी मुझे लगता है लंबी तो हो ही गई है। जी, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी हमने। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या थे? टेस्टिस थे। सेकेंडरी में स्क्रोटम थे। ठीक है। और प्राइमरी टेस्ट जो सेक्स ऑर्गन थे टेस्टिस, उनका काम क्या था? शुक्र जनन की प्रक्रिया में, शुक्र जनन की प्रक्रिया वहां पर संपन्न होती है। ठीक है। और स्क्रोटम क्या है? त्वचा के बनी हुई थैलीनुमा संरचना है जिसमें वृषण उपस्थित होते हैं। ठीक। और दूसरी इसकी जो स्थिति होती है कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर। वजन 250 से 300। इसकी चौड़ाई या इसकी विड्थ जो होती है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है या कहीं ऊंचाई वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक। हमने बात की थी जो अन्य सहायक अंग हैं, उसमें शुक्राशय यानी सेमेनल वेसिकल, शुक्राणुओं का घर है। ठीक है। और निर्माण कहाँ होता है? वृषण के अंदर होता है। दूसरी थी प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी थी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तीनों का ही जो स्राव था वो कैसा था? कार्य प्रकृति का है। ठीक है। जो तीनों हैं इनका जो स्राव है वो कैसा है? क्षारीय प्रकृति का। और जिसमें से जो प्रोस्टेट है वो उसका जो स्राव है उसका काम क्या है? कि जो मादा की जो वेजाइना है उसकी अम्लीयता को समाप्त करना। जबकि बल्बोइरेथल का काम क्या है? जो नर है उसका जो मूत्र मार्ग है उसकी अम्लीयता को समाप्त करना। ठीक है। शुक्राशय है। शुक्राशय की पोजीशन की बात करें तो शुक्राशय की जो पोजीशन है वो कहाँ होती है? मूत्राशय के जस्ट ऊपर होती है, यानी पृष्ठ सतह पर होती है, पश्च भाग पर होती है। ठीक है, यानी पीछे की ओर स्थित होती है। इसकी भी बात करें पोजीशन की, देखो डायग्रामेटिकली देखो, ये शुक्राशय हो गया। ठीक है, पश्च पृष्ठ सतह पर है। इसके जस्ट पीछे ही कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। और बिल्कुल स्चियल आर्च पर बिल्कुल पीछे कौन सी पाई जाती हैं? काउपर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। इनका जो स्राव है, चाहे वो शुक्राशय है, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, चाहे वो काउपर्स ग्लैंड है, तीनों ही अपने अपने स्राव को, ये दोनों अपनी नलिकाओं के द्वारा, और ये अ, अंत में यहाँ पर खुल करके अपने स्राव को कहाँ डाल रही हैं? मुक्त मार्ग में डाल रहे हैं ये स्राव। ठीक है। स्राव कैसा है? तीनों का कार्य प्रकृति का होता है। शुक्राशय के अंदर जो शुक्र वाहिका आकर के खुल रही है वो कैसी होती है? खुली हुई संरचना बनाती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीकुलस सेमाइनेलिस। ठीक है। और यहीं पर हम बात कर रहे थे शिश्न की, तो शिश्न के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। रूट, बॉडी और ग्लांस। रूट शुरुआत का भाग हो गया, ग्लांस सिग्मोइड फ्लेक्सर के रूप में होता है, और अंत में फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? शिश्नमुंड कहलाता है। ठीक है। और जो सिग्मोइड फ्लेक्सर है वो रेक्टेक्टर पेनिस मसल के द्वारा मतलब खिंचा हुआ रहता है। रेक्टेक्टर पेनिस मसल जब रिलैक्स होती है संभोग के समय, प्रजनन के समय, तो सिग्मोइड फ्लेक्सर सीधा हो जाता है और लिंग की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। यहीं पर हमने बात की थी कि जो टेस्टीज हैं वो एक रस्सीनुमा संरचना के द्वारा स्क्रोटम में लटके हुए रहते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के 7 भाग थे, तो 7 भाग कौन कौन से थे? स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, स्पर्मेटिक लिम्फेटिक्स, स्पर्मेटिक नर्व, क्रीमेस्टस मसल, वासा डिफरेंस, और इनका वेजाइनेलिस। ठीक। और टेस्टिस के पाप को नियंत्रण के लिए इसके ऊपर जो सिराएं हैं उनका एक जाल पाया जाता है, इसलिए होता है पाप नियंत्रण के लिए, जिससे कि जो टेस्टिस है उसके लिए जो
कम टेम्परेचर का ब्लड मिल सके। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहलाता है, और ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है। ठीक, अब देखो, फिर हमने बात की थी कि जो टेस्टिज है उसकी, उसमें मुख्य रूप से 3 लेयर्स होती हैं। ठीक, कौन कौन सी, ट्यून का वेजाइनलिस, ट्यून का एल्बुजिनिया और ट्यून का वेस्कुलोसा। तो हम ये जो बात कर रहे हैं लेयर्स की, ये बाहर से अंदर की तरफ होती है। ठीक है, टेस्टिज है, अंदर से खंडों में विभाजित रहता है। इन खंडों के अंदर अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोल रहे थे सेमनीफेरस नलिकाएं। ठीक है, और ये जो सेमनीफेरस नलिकाएं, इसके 2 भाग होते हैं। एक अत्यधिक कुंडलित भाग, जिसे ट्यूबुलाई कॉन्ट्रोटाई बोलते हैं, और अंत में सीधा भाग, जिसे हम ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। ये अलग अलग खंडों की ट्यूबुलाई रेक्टाई बाहर निकल करके एक नलिकाओं का जाल बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिज कहते हैं। ये रेटे टेस्टिज ऊपर की ओर टेस्टिज से जब बाहर निकलती हैं तो 8 से 12 नलिकाओं के रूप में बाहर निकलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंशिया तो वापस से कुंडित होकर के एक संरचना बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। तो पहला हो गया इसका हेड, जिसे हम कैपुट एपिडिडाइमिस कहते हैं। दूसरा कॉर्पस एपिडिडाइमिस बॉडी को, और टेल को बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। कॉडा एपिडिडाइमिस जब सीधी नलिका के रूप में आ जाती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वासा डिफरेंशिया बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद सह ग्रंथियों के बारे में हमने बात करी ही ली। ठीक है, फिर डिफरेंस हमने पढ़े थे। ठीक है, अलग अलग जानवरों में क्या अंतर होते हैं। ठीक, और मुर्गे में जो क्या नाम है, टेस्टिस जो होते हैं कहाँ होते हैं, उदरीय भाग में होते हैं और सबलंबर क्षेत्र में होते हैं, और इनमें संभोग के लिए क्या पाए जाते हैं, 2 वेस्कुलर बॉडीज पाई जाती हैं। अब देखो, चलो शुक्र जनन के टाइम पर ही बात करेंगे थोड़ा सा, कि जो अपना ये रह गया ना कि प्राइम स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको शुक्र जनन में हम बात कर लेंगे एक बार, कि किस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्योंकि जो सेमनीफेरस नलिकाएं हैं, इन्हीं के अंदर क्या होता है, शुक्र जनन की प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो नर प्रजनन तंत्र है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो एक बार आप लोग अपना माइक वगैरह खोल करके, अगर कोई आपकी समस्या है तो वो आप टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।